घोटकी के करीब सक्खर मुल्तान मोटरवे पर मुसाफिर बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को सक्खर और घोटकी के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। तफसील बताएंगे घोटकी से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ीर अहमद। जी, ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ये सक्खर मुल्तान मोटरवे ड्रिंक मलूक वाली के मुकाम पर पेश आया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 8 मुसाफिर जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जिसमें 7 ज़ख्मी मुसाफिर हैं। ज़ख्मियों को सक्खर अस्पताल और घोटकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि ज़ख्मियों में अस्पताल ज़राए के मुताबिक 4 की जो हालत है वो इंतहाई तफशीशनाक बताई जा रही है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे की तहकीकात की जा रही हैं, और जबकि हादसे का शिकार बस का जो मलबा है वो रेस्ट एरिया में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त जो है जो ज़ख्मी घोटकी अस्पताल में है उनकी हालत जो है कदरे बेहतर है, और जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन, 3 बच्चे और 2 मर्द शामिल हैं, जिनकी लाशें जो हैं घोटकी अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। जी, सक्खर में गुज़श्ता रोज़ 300 मिलीमीटर बारिश ने 77 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 घंटों में तारीख की तेज़ तरीन बारिश हुई है। शहरी इंतजामिया ने फौरी इक़दाम करके 80% इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया है। मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख का कहना है कि 20% इलाके में निकासी आब का अमल जारी है, जिसके बाद मामूलात ज़िंदगी जल्द बहाल हो जाएंगे। जिन इलाकों में कश्तियाँ चला करती थी, आज उन इलाकों में वो सूरत हाल नहीं। नशीबी इलाकों से बरसाती पानी के निकास का पेशगी इंतजाम कर लिया था। मामूलात ज़िंदगी बहाल करना शहरी इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। मेयर सक्खर ने बताया कि 2022 में 12 रोज के दौरान 374 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। सक्खर में 36 घंटे की बरसात के बाद शहर से पानी की निकासी की जा रही है, जबकि शहर के 95% से जायद रिहायशी इलाकों को क्लियर कर दिया गया है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी से, जो इस वक्त रेलवे स्टेशन सक्खर के करीब मौजूद है। यासिर, बताएगा रेलवे स्टेशन के सामने से पानी कब तक निकाला जाएगा और जिला इंतजामिया इस पर क्या कह रही है? जी बिल्कुल, 36 घंटे की मुसलसल बरसात थमने के बाद इंतज़ामिया मज़ीद मुतहरिक नज़र आई, जिसकी जानिब से रात देर गए सक्खर शहर के 95% इलाके, जिनमें अहम तजारती मराकज़ घंटा घर, हुसैनी रोड, नश्तर रोड, जबकि पुराना सक्खर का इलाका, दीगर बैराज रोड के इलाके, इन इलाकों को से पानी का इखराज कर दिया गया है। ताहम मैं इस वक्त सक्खर रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे नकासी आपका अमल जो है सुस्त रवि का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मौजूद जो मुलाजमीन हैं उनका कहना है कि जिस नाले में सक्खर स्टेशन के रोड का पानी का इखराज होता है वो ओवरफ्लो कर गया है, जिसके बाइस अब मुतबादिल तरीके से इस पानी को निकालने का बंदोबस्त किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि 2 रोज़ की बरसात में मुख्तलिफ वाक़यात में 24 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें घरों की छतें भी गिरी हैं और दीगर मुख्तलिफ वाक़यात थे, जबकि 50 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा है। शदीद बरसात के बाइस 5 मवेशी भी करंट लगने से हलाक हुए हैं। इस वक्त भी जिन इलाकों से पानी की निकासी नहीं हो सकी है, वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर जो मुताल्लिका इदारे हैं उनके मुलाजमीन निकासी अमल में मसरूफ़ हैं। जी, बहुत शुक्रिया। सक्खर और लाड़काना में बारिश के बाद की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, सक्खर, लाड़काना और नवाही इलाके बरसात के पानी में डूब चुके हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत हर सतह पर आवाम के लिए वबाले जाँ बन चुकी। नाला सफाई और दीगर तरक्याती फंड सिर्फ फाइलों की हद तक खर्च हो रहे हैं। सूबाई वज़रा और बल्दियाती नुमाइंदे सब अच्छा है का राग अलाप रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने जवाब दिया कि MQM तफरका अंगेज बयानबाजी ना करे, रिलीफ की कोशिशों में ताउन करे। ये यकजहती का वक्त है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत और बल्दियाती इदारे पूरी तरह अलर्ट हैं। और बलूचिस्तान को रुख करते हैं, जहां मूसलाधार बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासिर हुआ है। डेरा मुराद जमाली में बारिश का पानी सिविल अस्पताल में दाखिल हो गया और सड़कें भी ज़ेर-ए-आब आ गईं। मज़ीद बता रहे हैं आबिद बलूच। जी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, डेरा बुक्की और सिब्बी में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, और गुज़िश्ता रोज़ से जारी मूसलाधार बारिशों के बायस नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। डेरा मुराद जमाली, डेरा लयार और उस्ता मोहम्मद में बारिशों के बायस सरकारी अस्पताल, सरकारी इमारतें और सड़कें और अहम मकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया है, जिससे ट्रैफिक की
जारी रवानी के साथ साथ मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि के बायस डेरा बुगटी में भी दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से हद से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई के बावजूद ज़िला इंतज़ामिया नसीराबाद की जानिब से अब तक कोई ख़ास इक़दाम नहीं किए गए। इन इलाकों में बिजली की सप्लाई गुज़श्ता 2 रोज़ से मुअत्तल है। केस को काम के मुताबिक की सप्लाई बहाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही मुतासरा इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। जी, पिशीन के मंजरी डैम में 2 बच्चे डूब गए हैं। पीडीएम हुकाम के मुताबिक एक बच्चे की लाश निकाल ली गई है। दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। डूबने वाले बच्चों की उम्रें 11 और 12 साल के दरमियान है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में गुज़श्ता कई हफ्तों से खुले आसमान तले खैमों में मौजूद सैलाब मुतासिरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैलाब मुतासिरीन का कहना है कि मसाइल हल ना हुए तो एहतजाजन धरना दिया जाएगा। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हालिया सैलाब से शदीद मुतासरा परशिन का गाँव है, यहाँ रामखा के मकाम पे। यहाँ पे 2 हफ्ते पहले सैलाब ने रामखा समेत यहाँ पे मुश्क है, पलियाट है, शेप है और यहाँ पे छोरी है और दीगर जो इलाके हैं उनको शदीद मुतासिर किया हुआ था। और उस वक्त से लेकर अब तक तमाम गाँवों के जो लोग हैं वो खुले आसमान तले खेमों में ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। और इस वक्त तक कई जगहों पे वाटर सप्लाई और वाटर चैनल भी बहाल नहीं हो सके हैं, जिसकी वजह से भी इनकी परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। ख़ासकर यहाँ पे जारी वक्फे के साथ जो बारिश का सिलसिला है, उससे जब भी बारिश होती है इनकी परेशानियों में और खौफ में इजाफा हो जाता है और ये दूर दराज इलाकों में जाके किसी स्कूल या मस्जिद में पनाह लेने पे मजबूर हो जाते हैं। तमाम मुतासरीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया, खासकर सूबाई हुकूमत से, कि इन इलाकों को फौरी तौर पर आफत ज़्यादा करार दे के जो मुतासरा इलाके हैं उनको दूसरे महफूज मकामात तक मुंतकली के साथ साथ इनकी बहाली के हवाले से अमली इक़दाम किए जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो डीजी हैं यहाँ पे पीरज़ादा शुजा आलम है, उन्होंने अपनी टीम के हमरा यहाँ पे दौरा किया है और साथ में ज़िला इंतज़ामिया कमिश्नर जो हैं वो इब्तदाई तौर पे यहाँ पे बहाली के हवाले से और जो ज़रूरी जो रिलीफ है उनके तकसीम के हवाले से इन्होंने फौरी इक़दाम किए हैं। जी, उधर डेरा गाजी खान शहर और कोहे सुलेमान पर पहाड़ी सिलसिले के बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी है और रेले में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ डेरा गाजी खान शहर में बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जबकि पहाड़ों पर बारिश के बाद बरसाती नदियों में तुग़यानी आ गई, जिसमें वडूर नदी में सबसे ज़्यादा 59,000 क्यूसेक का रेला आया, जबकि दीगर बरसाती नदियों में मामूल का बहाव रिकॉर्ड किया गया। वडूर नदी में 3 अफराद बह गए, जिनमें से 2 को जिंदा जबकि एक 24 साल शख्स की लाश निकाल ली गई। इसके अलावा रोंगन नदी में जीप बह गई, जिस पर सवार अफराद को मकामी लोगों ने बहिफाजत जिंदा निकाल लिया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक शहर के अक्सर इलाकों से जमा बारिश के पानी को निकाला जा चुका है, कुछ इलाकों में काम जारी है। 25 बरस बाद दरियाए सिंध के पानी को मंचर झील में छोड़ा जा रहा है, जिसके इंतहाई मुस्बत असरात झील पर पड़ना शुरू हो गए हैं। झील की आबी जिंदगी भी बदलने लगी है और माहीगीरों के चेहरे खिल उठे हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारेजो। जी बिल्कुल, मैं भी ज़िला जानचो की तहसील 7 में मंचर बंद पे मौजूद हूँ। आज हम अपने नाज़रीन के साथ इंतहाई अहम खबर शेयर करने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक 25 साल बाद दरिया सिंध का पानी मंचर झील में दाखिल किया जा रहा है। ये फैसला क्यों किया गया है, इसके हवाले से जो अहम बातें हैं वो ये हैं कि एक तो मंचर झील की आलूगी ख़त्म करने के लिए, जहरीला पानी ख़त्म करने के लिए, दूसरा जो आबी ज़िंदगी है मंचर झील के पानी में उसको बका देने के लिए, इसके साथ जो काश्तकार हज़रात हैं उनको भी साफ़ पानी फराहम करने के लिए तमाम हिसाब से ये इक़दाम उठाया गया है। मेरे साथ इरिगेशन के ऑफिशियल यहाँ मौजूद हैं। सर, ये पानी छोड़ने का मकसद ये था कि ये पानी छोड़ के मच्छर के पानी को मीठा कर सकें। ये पानी माहीगीरों के लिए एक नेमत से कम नहीं है, उनकी मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल, आपने सुना झील के अंदर मीठा पानी छोड़ने के और उसके साथ जो अभी ज़िंदगी है उसको भी इसका फ़ायदा होगा। मजमूई तौर पर एक बेहतर फैसला है जिससे माहीगीर हज़रात खुशी का इज़हार कर रहे हैं। जी
शकील अहमद की खैबर पख्तूनख्वा काबीना से बरतरफी के बाद पीटीआई में इख्तलाफात पर बानी पीटीआई ने बरहमी का इजहार किया है। बानी पीटीआई ने शकील अहमद के हक में बयान देने वाले अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान और जुनेद अकबर को तलब कर लिया है। दोनों अरकान असम्बली की आइंदा हफ्ते बानी पीटीआई से मुलाकात का इम्कान है। ज़राए का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बानी पीटीआई को आतिफ खान और जुनेद अकबर के हवाले से शिकायत की है। आतिफ खान और जुनेद अकबर ने बरतरफ वजीर शकील अहमद के हक में बयान दिया था। दोनों अरकान असम्बली ने शकील अहमद की बरतरफी के फैसले से इख्तलाफ किया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, बानी पीटीआई ने पार्टी में ग्रुप बंदी का तासुर देने पर तशवीश का इजहार किया है। बैरिस्टर सैफ ने तस्दीक की है कि बानी पीटीआई ने आतिफ खान और जुनेद अकबर को अडयाला जेल बुलाया है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने 19 अगस्त को होने वाला इजलास 26 अगस्त तक मौखर कर दिया है। वजारत से बरतरफ शकील अहमद ने पीर को असम्बली इजलास में मौक़िफ़ पेश करने का ऐलान किया था। ज़राए का कहना है कि ऐवान में शकील अहमद और उनके हमनवा मेंबरान असम्बली के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र स्पीकर ने इजलास मौखर किया है। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति से इस मामले पर मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई, ताहम उन्होंने तहरीर सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि सबको पता है कि साकिब निसार और फैज़ हमीद में कितनी कुर्बत थी। जिन लोगों ने अदलिया पर दाग लगाए उनके एहतसाब का इख्तियार अदलिया के पास है। वो प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात कर रहे थे। इसमें साकिब निसार साहब ने जो फैसले दिए, या कोई भी जज होता है वो अच्छे फैसले भी देते हैं, गलत फैसले भी देते हैं, लेकिन उसमें उनको इम्प्लीकेट कैसे करेंगे और कौन करेगा? उनका अपना इदारा करेगा? क्या उसका कोई मैकेनिज्म है? इदारे खुद करें और जुडिशरी के पास ये इख्तियार है। वो मामला जिसने जुडिशरी का चेहरा जो है वो उस पे दाग लगाए हैं, और उन लोगों का एहतसाब अगर जुडिशरी खुद नहीं करेगी, अगर खुद नहीं करेंगे, तो वो जुडिशरी के लिए तो मामला वो खराबी का बायस है, वो मुल्क के लिए भी है। यकीनन फिर कोई और करेगा, उसका कोई तरीकाकार और बनाना पड़ेगा। वो साकिब निसार सिंबॉलिक उसका नाम लेते हैं, उसके साथ पूरी की पूरी एक पूरा ग्रुप, पूरे की पूरी एक सोच रखने वाले लोग मौजूद, ज्यादा बहुत सारे रिटायर हो गए और कुछ हो सकता अभी भी मौजूद हों और राब्ते हों। और जब पीटीआई हुकूमत में थी उस वक्त आप समेत इवन नवाज शरीफ साहब ने तो वो तकरीर भी की थी गुजरांवाले की, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारी जिम्मेदारी जनरल बाजवा पर आती है, चाहे वो इलेक्शंस में रिगिंग हो, चाहे पनामा केस में उनको सजा देना हो, और उसके बाद जो कुछ हुआ। तो अब आप समझते हैं जो आपने आज बात की कि दायरा कार इसका वसी होना चाहिए, दूसरे इदारों तक भी जाना चाहिए, तो आपके ख्याल में क्या जनरल बाजवा के खिलाफ भी एहतसाब होना चाहिए? मैं तो किसी को कहता ही नहीं कि फलां के खिलाफ कोई मुकद्दस काया नहीं होनी चाहिए। हर एक के होनी चाहिए जिसने ये काम किया। और अगर एक इतना बड़ा काम एक अदारे ने शुरू किया है और किया भी टॉप से शुरू है, कोई उसने अपना सपाई या लॉन्स नाइक नहीं पकड़ा, तो उसके बाद हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो बिल्कुल सीख तहकीक करेंगे, और अगर उनकी नीयत ठीक ना होती तो ये काम शुरू ना करते। फायरवॉल सिस्टम सबसे पहले पीटीआई दौरे हुकूमत में लगाने का फैसला किया गया था। 2020 में वजीर आजम ऑफिस में नेशनल फायरवॉल पर इजलास से मुतालिक खत सामने आ गया है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में फायरवॉल सिस्टम से मुतालिक वजीर आजम ऑफिस की जानिब से सेक्रेटरी IT को खत इरसाल किया गया, जिस पर 4 नवंबर 2020 की तारीख दर्ज है। खत में कहा गया कि वजीर आजम ऑफिस में 22 अक्टूबर 2020 को नेशनल फायरवॉल सिस्टम से मुतालिक इजलास हुआ। वजीर आजम के अहकामात के मुताबिक नेशनल फायरवॉल सिस्टम और WeChat की तर्ज पर नेशनल सोशल मीडिया एप्लीकेशन तैयार की जाए। खत में कहा गया कि वजारत IT केस बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए मजाज अथॉरिटी को भिजवाए और फायरवॉल पर फरीकैन की तजावीज़ और अमल दरामद के लिए ऑप्शंस भी तजवीज़ किए जाएं, जबकि वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक टाइमलाइंस और पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आज़म को जमा करवाई जाए। पाकिस्तान नेवी और फलाही इदारे के इश्तराक से कराची में सी व्यू पर साहिल की सफाई की मुहिम का इनेकाद किया गया है, जिसमें स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात के तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखते हैं किरण खान की रिपोर्ट। कराची के साहिल पर पाकिस्तान नेवी और फलाही इदारे की जानिब से बीच क्लीनिंग ड्राइव का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद नई नस्ल में साफ सुथरे साहिल की अफादियत को उजागर करना था। मुहिम में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका कहना था कि समुंदर में फेंके जाने वाला कचरा और गंदगी न सिर्फ आबी हयात बल्कि इंसानी सेहत और माहौल के लिए भी नुकसानदेह है।
बीच को जो भी आप खाने पीने के सामान लेकर आए वो प्लीज़ आप अपने साथ ही ले जाए घर पे, क्योंकि इससे ना जो समंदर में जो फिशेस वगैरह है वो उनकी ज़िंदगी ख़राब होती है। इतना कचरा मत छोड़ें, क्योंकि जितनी भी हमारी सी लाइफ है, मरीन प्लांट्स वगैरह हैं, वो सब डैमेज हो रहे हैं और कराची को इस वक्त साफ़ करने की अशद ज़रूरत है। जो भी कचरा है अपने पास ही रखें या अपने गाड़ी में कोई थैला रख के उसके अंदर कचरा डाल दें, बस वो बीच पे वो ना फेंके। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम का कहना था कि नौजवानों को मालूम है कि सफाई कितनी ज़रूरी है और अपने माहौल को साफ रखना कितना अहम है। प्लास्टिक को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है, बल्कि इज्तिमाई तौर पे भी हमने अपना रोल प्ले करना है, जो कि बाकी लोग जो आज यहाँ मौजूद नहीं हैं उनको ये कन्विंस करना है कि आप इसका डिस्पोजल सही तरीके से करें। इंतजामिया का कहना था सफाई मुहिम के जरिए साहिल पर गंदगी ना फैलाई जाए, इस हवाले से आवाम को बर वक्त आगाही फराम करना है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज बुध से रावलपिंडी में शुरू होगी। दोनों टीमों ने पिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। बांग्लादेश के ओपनिंग बैटर महमूदुल हसन जो एक ग्रोइन इंजरी के बायस पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट टीमों ने दोपहर के वक्त ट्रेनिंग सेशन का आगाज किया। यह मेहमान टीम का पिंडी स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस सेशन था। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। लेकिन बांग्लादेशी टीम के लिए बुरी खबर यह कि ओपनिंग बैटर महमूदुल हसन ग्रोइन इंजरी के बायस पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। अलबत्ता वो दूसरा टेस्ट खेलने के लिए पुरुमीद हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी बैटर्स को 2 मराहिल में नेट सेशन करवाया गया। पहले फास्ट बॉलर्स और फिर स्पिनर्स के खिलाफ बैटर्स ने बैटिंग की। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने भरपूर ट्रेनिंग की। 21 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए हेड क्यूरेटर टोनी हेमिंग की सरबराही में पिच की तैयारी का काम भी शुरू हो गया है। जराये के मुताबिक पहले टेस्ट के लिए पिच पर घास छोड़ी जाएगी। पीसीबी के मुताबिक नेशनल स्टेडियम कराची में तामीराती काम के बायस वहां 30 अगस्त से होने वाला दूसरा टेस्ट भी रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर सलमान अली आगा का कहना है कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। उन्हें टीम में जो रोल दिया जाता है वो उसके मुताबिक खेलने की कोशिश करते हैं। बड़ी काफ़ी बैलेंस टीम है, मतलब सीनियर और जूनियर का मिक्सचर है और काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी है उनकी। मेरे ख्याल से एक अच्छी टीम है उनकी, अच्छा मैच आपको देखने को मिलेंगे। हमारी बॉलिंग अभी भी काफ़ी बैलेंस है और इंशाल्लाह हम अच्छा करेंगे। मैं जब बैटिंग करता हूँ तो मैं अपने आप को बैट्समैन समझता हूँ और जब बॉलिंग करता हूँ तो अपने आप को बॉलर। मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी ये किया कि अकेला स्पिनर खेला हूँ और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी की है। एज ए बैटर आप किसी भी विकेट पर खेल रहे हो तो आपको एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उसके लिए मतलब रेडी है। ऑस्ट्रेलिया में जारी टॉप एंड T20 सीरीज के सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स को शिकस्त हुई है। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 30 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फातेह टीम के 198 रन के ताकुब में पाकिस्तान शाहीन 19वें ओवर में 167 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में खेले गए टॉप एंड T20 सीरीज के पहले सेमीफाइनल में एडिलेड स्ट्राइकर ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 197 रन बनाए। जैक विंटर ने 104 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अब्बास आफरीदी ने 3 और फैसल अकरम ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान शाहीन्स 18.1 ओवर्स में 167 रन बनाकर आउट हो गई। अब्बास आफरीदी 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। फातेह टीम की जानिब से लियाम स्कॉट ने 3, जॉर्डन बिकिंगम और लॉयड पोप ने 2 विकेटें हासिल की। सऊदी अरब में हमारा पाकिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिले। शायकीन क्रिकेट खूब महसूस हुए। सऊदी अरब की दारुल रियाद में हुंडी से इनकार, पाकिस्तान से प्यार के नारे के साथ हमारा पाकिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान के साबिक़ क्रिकेटर्स इमरान नज़ीर और मोहम्मद इरफान भी मौजूद थे। सफ़ीर पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिप्टी गवर्नर समेत दीगर अहम शख्सियात भी क्रिकेट से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में पायदार शहरी तरक्की के लिए समत मुतय्यन करने पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की तेजी से बढ़ती हुई आबादी शहरों पर दबाव डाल रही है। अशरफ मलखम की रिपोर्ट।
पाकिस्तान की शहरी आबादी का कम तखमीना लगाए जाने का खदशा है। 2030 तक पाकिस्तान की शहरी आबादी 99.4 मिलियन होकर पाकिस्तान की कुल आबादी का 40.7% तक हो जाएगी। पाकिस्तान की शरह आबादी 2.55% है। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ हो जाएगी और पाकिस्तान का शुमार इन 8 ममालिक में होगा जो दुनिया की आबादी के निस्फ होंगे। ये बताया गया है पाकिस्तान में आबादी के बारे में जारी करदा ADB की रिपोर्ट में। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतजामी हदूद पर शहरी और देही आबादी का तयन किया गया है, लेकिन नवाही इलाकों में बढ़ती हुई आबादी शहरी हदूद में शुमार नहीं की गई। कराची और लाहौर में शहरी आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है। आबादी में इजाफे के बायस सियासी और इंतजामी दबाव बढ़ रहा है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। ट्राउट मछली और हसीन वादियों के लिए मशहूर स्वात के इलाके मदियन में आजकल सयाहों का रश बढ़ गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे महबूब अली। जी बिल्कुल, मदियन स्वात का हसीन तरीन खित्ता है और फिर मदियन के चेल वो इलाका है कि जहाँ पे ट्राउट के मुख्तलिफ पार्ट्स भी मौजूद हैं। इस वक्त मैं चेल के मकाम पर दरिया स्वात के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच गई है। यहाँ पर सयाह पहुँच कर जहाँ एक तरफ यखबस्ता हवाओं से खूब महसूस हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब यहाँ पे सयाह दरिया स्वात के किनारे बैठ कर यहाँ की हसीन मनाजिर से खूब लुत्फ उठाते हैं। इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इन सयाहों में बच्चे, बड़े और ख़वातीन मौजूद है। इन सयाहों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की मुख्तलिफ इलाकों से है, जिसमें कराची, लाहौर और पिंडी के इलाके शामिल हैं। सयाहों का कहना है कि जहाँ पूरे मुल्क में शदीद तरीन गर्मी है, तो आज मदियन में मौसम इंतहाई खुशगवार है, इसलिए वो यहाँ पर इस पूरे मौसम से और इस वादी से महसूस हो रहे हैं। जी, बरतानिया में उर्दू की तरवीज के लिए डॉक्टर जावेद शेख की खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़े इम्तियाज़ की खुशी में तक़रीब का अहतमाम किया गया। डॉक्टर जावेद शेख की काविशों से बरतानिया में उर्दू को निसाब में शामिल किया गया। लंदन से जिन्स के नुमाइंदे सईद नियाज़ी की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बरतानिया में उर्दू की तरवीज के लिए डॉक्टर जावेद शेख को तमग़ा इम्तियाज़ दिए जाने की खुशी में तक़रीब का अहतमाम किया गया, जिसमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर जावेद शेख का कहना था कि उनकी काविशों से 1973 में उर्दू को निसाब में शामिल किया गया और अब बतौर मजमून इसका इंतखाब करने वाले तुलबा की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। उस वक्त 17,000 लोगों ने उर्दू को ऑप्ट किया A लेवल के लिए। आजकल 26,500 लोग अभी भी इस मुल्क में ऐसे हैं जो कि उर्दू में पढ़े लिखे हैं। साबिक क्रिकेटर्स आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, अजहर अली और यासिर अरफात ने कहा कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए डॉक्टर जावेद शेख की खिदमात को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तस्लीम किया जाना बाइस खुशी है। बहुत खुशी की बात है कि एक्नॉलेज किया गया द फैक्ट कि उनकी खिदमात न सिर्फ उर्दू ज़बान के लिए बल्कि पूरी सोसाइटी, पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो एक मुत्तहिद रखते हैं, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उर्दू लैंग्वेज में। और उन्होंने जो किताब लिखी है वो भी काबिल ज़िक्र है। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो भी पढ़ने के लायक है। मात स्पेशली उर्दू के लिए उनकी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क भी करते हैं और आई थिंक कि बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी कि उन्होंने इस अवार्ड से उनको नवाजा। पूरी फैमिली के लिए हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है और जो उनकी खिदमात हैं उर्दू ज़ुबान के लिए इस मुल्क में रह कर लंदन के लिए उर्दू को उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ। शुरा का कहना था कि पाकिस्तानी ड्रामे भी उर्दू के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाज़ी, जियो न्यूज़, लंदन। जियो न्यूज़, MKRF और लाइटस्टोन पब्लिशर्स के ताउन से कराची में अदब फेस्टिवल हुआ। इस मौके पर मुख्तलिफ किताबों की तकरीबें रूनुमाई हुई। वलीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची में शारा फैसल पर वाक़े हॉल में जियो और MKRF के इश्तराक से लाइटस्टोन पब्लिशर्स की जानिब से एक रोज़ा अदबी फेस्टिवल हुआ। मारूफ ब्यूरोक्रेट सलमान फारूकी की किताब डेयर मिस्टर जिना पर नशिस्त हुई, जिसमें डॉक्टर इशरत हुसैन, महमूद शाम और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि नेशनलाइजेशन के बायस सरमायाकारों का एतमाद खत्म हो गया। मशरिकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान को 2/3 अक्सरियत मिलने की वजह याह्या खान की बेवकूफ़ी थी। मुजीबुर रहमान को जो 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी मिली, उसमें याह्या खान की अपनी बेवकूफ़ी शामिल। आप सोचें कि जिस सूबे में तूफान आया और 5 लाख लोग मर गए और
उसमें जो निज़ाम था याह्या खान का मार्शल लॉ का, वो कम्प्लीटली फेल हुआ। ना उनकी रिहेबिलिटेशन की कोई बात हुई, ना उन ख़ानदानों को बेहतर जगह भेजने का कुछ फैसला हुआ। उसका रिजल्ट तो यही होना था ना। जासूसी के गिर्द घूमते उमर शाहिद हामिद के नॉवेल बैट्रियल पर सेशन हुआ। आयशा बाकर ने अपने नॉवेल बियॉन्ड द फील्ड्स में ख़वातीन के खिलाफ होने वाली नाइंसाफियों को उजागर किया। तो बियॉन्ड द फील्ड्स इज अबाउट रेप, इट्स अबाउट रेजिलियंस एंड इट्स अबाउट रिक्लेमिंग ऑनर। पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स पर किताब अनवीलिंग जज्बा लिखने वाले भारतीय सहाफ़ी आयुष पुत्रन ने भी अदब फेस्टिवल में शिरकत की। बानी अदब फेस्टिवल अमीना सैयद का कहना था कि क़ारीन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते थे जहां वो पसंदीदा मुसन्निफीन से बराह रास्त मुलाकात कर सकें। इंडियन वुमेंस क्रिकेट पे ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा गया था, 2 किताबें ऑलरेडी थी, तो सोचा एक लिटरेचर में एक गैप जो है वो फिल किया जा सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट की स्टोरी कहानी बड़ी मज़ेदार थी। ये मैं चाहती थी एक मॉडल बना लूँ जो पूरे पाकिस्तान में फैल जाए, और माशाल्लाह वो हो गया है। अब आप देखिए इतने शहरों में ये अदबी जलसे हो रहे हैं। शुरका ने अदब फेस्टिवल को माशी, माशरती, समाजी सरगर्मियों और खेलों के फ़रोग़ में मुआविन करार दिया। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।